वंदे मातरम दोस्तों। शब्द संरचना में हमने हमारे अगले टास्क तक जो शब्द संरचना में प्रत्यय के प्रमुखतः दो भेद थे, जिसमें पहला था कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। यानी कि कृत प्रत्यय के जो 5 भेद है, जिसमें हमने अगले टास्क में जो 5 प्रकार यानी कि कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय, यानी कि इन्हीं 5 भेदों के बारे में हमने अगले टास्क में अध्ययन किया। तो आज दोस्तों ये प्रत्यय का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा भेद है, जिसका नाम है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले दोस्तों हमें तद्धित प्रत्यय के भी कुछ भेद पाए जाते हैं। तो उनके भेद को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित किसे कहते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, अव्यय क्या होता है, तो उनके बारे में आप लोगों ने 8वीं कक्षा तक अध्ययन कर लिया है। तो इनसे आपको पता चल जाता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय में कि भाई जो प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्द का जब निर्माण होता है तब उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ दोस्तों देखिए, कला, मीठा, अपना, बाहर, ये तीनों जिस प्रकार यहाँ पर व्याख्या को परिभाषा लिखी गई, इसी प्रकार जैसे कला तो ये शब्द संज्ञा है, फिर मीठा ये शब्द विशेषण है, अपना तो ये शब्द सर्वनाम है, बाहर तो ये अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर ये अव्यय शब्द के यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय क्रमशः संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय, इन्हीं शब्दों के अंत में लगकर जो शब्द नए शब्द का निर्माण करता है उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कला पर से कलाकार, मीठा पर से मिठास, अपना पर से अपनापन, बाहर पर से बाहर। तो दोस्तों हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर ये जो कलाकार शब्द में कार प्रत्यय है, मिठास शब्द में आश प्रत्यय है, अपनापन शब्द में पन प्रत्यय है और बाहरी शब्द में ई प्रत्यय है। तो हमें हम पता चल गया कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं, या तो जो अव्यय शब्द, यानी कि इन सभी शब्दों के अंत में जुड़कर जब नए शब्द का निर्माण होता है तब हम उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर अपने उदाहरण, जब कला एक शब्द संज्ञा शब्द है, मीठा विशेषण है, अपना सर्वनाम है, बाहर अव्यय है, तो इनके अंत में लगने वाला शब्द कला के पीछे कार लगता है तो कलाकार नया शब्द बन गया, मीठा शब्द के पीछे आश लगता है तो मिठास शब्द बन गया, अपना शब्द के अंत में पन लगता है तो अपनापन हो गया, बाहरी शब्द, बाहर शब्द के अंत में ई लगता है तो बाहरी हो गई। तो इसी प्रकार के शब्दों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब दोस्तों हमें ये तद्धित प्रत्यय के भी कुछ भेद है, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो दोस्तों आप भी अपनी किताब में, अपनी बुक में ये सारे के सारे जो उदाहरण यानी कि जो प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार हम कृत प्रत्यय के प्रकार के बारे में जानकारी हुई, इसी प्रकार की बोर्ड पे लिख कर यहाँ इन सभी प्रत्यय को हमें समझना है। तो आप भी अपने साथ साथ लेकर उस उदाहरण और उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास
करिएगा। तो यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय, तो यहाँ हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद एवं उदाहरण इस प्रकार है। तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद एवं उदाहरण इस प्रकार है। जैसे कि सबसे पहला हम यहाँ शुरुआत करेंगे, उसका जो पहला प्रकार क्या है, तो पहला नाम है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 1 स्त्रीलिंग वाचक स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये उसका पहला प्रकार है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिसमें हम कि भाई व्याख्या लिखेंगे, जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाची बन जाते हैं, यहाँ पर जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाची बन जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाचक बन जाते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे ई प्रत्यय से शब्द बनेगा साची, लड़की। फिर दूसरा है इन, तो इन पद से धोबी, लोहारी अथवा तो मालिक शब्द। या तो से उदाहरण दिए कि भाई आ तो शिष्य बाला, तो અહીંયા આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેવી રીતે સ્ત્રીલિંગ વાચક તદ્ધિત પ્રત્યય શું હોય છે, તો जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाची बन जाते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ई प्रत्यय जुड़ने से साची, लड़की, ये शब्द कैसे है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। साची जो स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। इन प्रत्यय से बनने वाला शब्द धोबी, लुहारी, मालिक, ये तीनों शब्द है कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द। फिर आ प्रत्यय जुड़ने से, ये आ प्रत्यय से शिष्या, बाला, ये शब्द भी स्त्रीलिंग वाची शब्द। इसी प्रकार ये जो पहला भेद, उसके बाद दूसरा भेद है जिसका नाम है कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। પેલા આપણે અહીંયા
अर्थ જોઈએ तद्धितवाचक कर्तृवाचक क्रिया के किसी कार्य के करने का बोध होता है। जैसा नाम है ऐसा ही गुण, यानी कि किसी कार्य के करने का बोध। कर्तु, कर्तु यानी कि कार्य करने का बोध, कर्तु यानी कि कर्ता, कि किसी कार्य के करने का करने का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तुम्हें ख्याल हो जैसे हमें टूका जो बोले कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते क्या ध्यान में रखना है? किसी कार्य के करने वाला का जब हमें बोध होता है तब वह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे गर प्रत्यय होने से जादूगर, फिर दूसरा शब्द बाजीगर, फिर ई तेली रोगी, फिर वाला दुकान वाला, दूध वाला, यानी कि दुकान वाला, दूध वाला, यानी कि स्पष्ट हो जाता है कर्तृवाचक पर किसी कार्य के करने वाला। तो कर, जादू कौन करता है? जादूगर। बाजी कौन करता है? कहते हैं बाजीगर। तेली क्या करता है? तेल बेचता है। रोगी क्या करता है? फिर रोगी। बची यहाँ पर दुकान वाला, तो दुकान वाला क्या करता है? दुकान का कार्य करता है। दूध वाला क्या करता है? दूध बेचने का काम करता है, वो दुकान चलाने का काम। अर्थात कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में किसी कार्य करने का बोध होता है, उन्हें हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार। उसके बाद तीसरा प्रकार है, यहाँ फिर नंबर 3 स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर दो प्रकार से स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। पहला अपने को अर्थ समझिए। स्थानवाचक यानी कि जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध होता हो, जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध होता हो, उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। में यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कि जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो ये उदाहरण आपने कि भाई किया, પછી लिखे किया, जयपुरिया, जयपुर वाला, फिर मुंबईया, फिर वाला,
तो दिल्ली वाला, अमरेली वाला, उसके बाद और भी लिख सकते हैं मुंबई वाला, इसी गुजराती, इसे गुजराती और बंगाली। तो अहींया मित्रों आपने स्थाननो बोध थाय छे, जेनो बोध थाय छे स्थाननो। प्रत्यय शुं छे? ईया, ईया प्रत्यय उपरथी जयपुरिया, मुंबईया, अहींया क्यू स्थान दर्शावे छे? जयपुरिया, એટલે કે જયપુરનો, પછી અહીંયા મુંબઈનો, મુંબઈના સ્થાનનો ઉપયોગ એવી રીતે અહીંયા वाला, तो दिल्ली वाला, अमरेली वाला, ये स्थान का बोध होता है। ई गुजराती, बंगाली, ई प्रत्यय से मराठी हम लिख सकते हैं। तो ये सब स्थानवाचक प्रतीक प्रत्यय कहलाता है। उसके बाद नंबर 4 है जिसका नाम है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा प्रकार क्या है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले उसका अर्थ लिखते हैं कि जिसमें जिस तद्धित प्रत्यय से किसी जिस तद्धित प्रत्यय से किसी वस्तु, प्राणी या किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के गुण का बोध होता है, या व्यक्ति के गुण का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। જોઈએ ઉદાહરણ આપણે, जैसे आ तो प्यासा से आ अर्थात प्यासा, आ प्रत्यय से प्यासा। फिर ठंडा, दूसरा है ईय, दयनीय, दयनीय, प्रार्थनीय, एक धार्मिक, धार्मिक, दैनिक, और उदाहरण भी लिख सकते हैं मति, तो बुद्धिमती, मति तो बुद्धिमती, गुणवती तो सॉरी रूपमती, गुणवती, रूपमती। એના જે વિશેષણ આપણે લખી શકીએ બીજા અન્ય ઉદાહરણની અંદર રંગીન, ઈન ઉપરથી રંગીન, નમકીન। તો અહીંયા મિત્રો જોઈએ કે ગુણવાચક તરીકે जिस तद्धित प्रत्यय से किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के गुण का बोध होता है। यहाँ प्यासा देखिए तो आ प्रत्यय से प्यासा, ठंडा, दयनीय, प्रार्थनीय, एक पर से धार्मिक, दैनिक, यानी कि वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार का गुण का हमें यहाँ बोध होते हुए देखने को मिलता है। ऐसे प्रत्यय को हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये उसका हुआ नंबर 4। इसके बाद
जो नंबर 5 है, जो यहाँ पर लिखते आप लोगों ने लिख लिया होगा, पांचवा भेद है जिसका नाम है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले उसकी व्याख्या हम लिख सकते हैं कि जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा होगा, जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा होगा, बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या होगा इसमें कि जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं का बोध होता है उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई ता तो मनुष्यता, ता प्रत्यय मनुष्यता, यानी कि जो मनुष्यता का भाव। उसके बाद मित्रता, क्या उत्पन्न होता है? मित्रता का भाव होता है। तो देवत्व, देवत्व, व्यक्तित्व, यानी कि तो प्रत्यय से देवत्व, व्यक्तित्व, उसके बाद ईयत, तो ईयत प्रत्यय से इंसानियत, फिर हैवानियत, फिर एक और उदाहरण लिख सकते हैं, ई पर से बीमारी, चालाकी भी ले सकते। तो इसी प्रकार भाववाचक संज्ञाओं का यहाँ बोध होता है। तो मनुष्यता, मित्रता, देवत्व, व्यक्तित्व, इंसानियत, हैवानियत, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं जिसमें ये प्रत्यय जुड़े हैं ता, त्व और ईयत। उसके बाद नंबर 6 जो तद्धित प्रत्यय का छठा प्रकार है जिसका नाम है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। यहाँ पहले उसकी व्याख्या करते हैं जिसमें क्या विशेषता होती है कि भाई जिन प्रत्यय के योग से बहुवचनवाचक, यानी कि जिन प्रत्यय के योग से, योग यानी कि जोड़ा, प्रत्यय का मिलना, जिन प्रत्यय के योग से बहुवचन शब्दों का बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है, बहुवचन शब्द का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहेंगे हम? बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि जिन प्रत्यय के योग से
बहुवचन शब्द का निर्माण होता है उन्हें हम बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ ये यानी कि कन्या है तो कन्या है ये शब्द कैसा है बहुवचन वाचक। जैसे लता है फिर या चिड़िया पुड़िया गुड़िया आदि शब्द लिख सकते हैं। પછી या तो नदिया नदिया और दवाइया ये शब्द कैसे है बहुवचन वाले शब्द प्रतीत होते हैं। तो ये था उसका छठा प्रकार। उसके बाद उसका सातवां प्रकार है नंबर 7 है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसका परिभाषा अर्थ पहले समझते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों से जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण पाया जाता है। सिर्फ सभी ने देखिए कोई भाववाचक तो यहाँ पर भाव का बहुवचन तो बहुवचन का पद यहाँ पर जैसा तद्धित प्रत्ययों से क्या होगा संबंधवाची शब्दों के बोध होता है। संबंधवाची शब्दों का बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम संबंधवाचक वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर जैसे उदाहरण के लिए हम क्या शब्द स्थापित करते तो ये एरा तो मामेरा एरा प्रतिनिधि यहाँ मामेरा ये संबंध स्थापित होता है। फिर आल तो ससुराल यानी कि ससुराल। फिर ननिहाल ननिहाल। इसके बाद ये तो राधे ये प्रतीक राधे कौनते ये संबंधवाची शब्दों का पद होता है। यहाँ पर देखिए मामेरा तो एक संबंध होता है। પછી ससुराल ननिहाल फिर ए तो राधे यानी कि राधे का बेटा कौनते कौनते का बेटा। फिर 8वां प्रकार आता है जिसका नाम है लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। लघुता वाची तद्धित प्रत्यय। फिर
उसकी हम यहाँ व्याख्या लिख लेते हैं। ये लघुतावाची तद्धित प्रत्यय क्या है? तो जिन प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का जिन प्रत्ययों से लघुतावाची प्रत्ययों का जिन प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते। देखिए उदाहरण, लघुता यानी कि किया, तो जैसे किया तो खटिया, खटिया, फिर डिबिया, डिबिया, फिर तो रस्सी, रस्सी, टोकरी, टोकरी, फिर री तो कोठरी, कोठरी, सतरी। तो दोस्तों यहाँ लघुता क्या देखिए कि भाई खटिया तो क्या होगा? खाट, डिब्बा, यहाँ पर रस्सी तो रस्सा, फिर टोकरी तो टोकरा, फिर री यानी कि कोठरी तो कोठा, सतरी तो साधा। ये सभी शब्द कैसे है? लघुतावाची यानी कि लघुतावाची शब्द होते हैं। उसका जो गुरुतावाची शब्द कौन सा बन जाएगा? खटिया, तो इसके ऊपर से क्या बनेगा? खाट, खटिया, डिब्बा, डिब्बी, પછી रस्सा, रस्सी, टोकरा, टोकरी, कोठा, कोठी, साता, सतरी। इसी प्रकार इसका बोध होता है। और अब उसका अंतिम और 9वां भेद है, जिसका नाम है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। ये जो अंतिम उसका प्रकार है, जिसका नाम है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। और 9वां क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें क्या विशेषता है? क्रमवाची शब्दों का निर्माण जिन प्रत्ययों से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे?
क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या है दोस्तों कि भाई क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि जिन शब्द प्रत्ययों से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उसे हम क्रमवाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए उसका उदाहरण जैसे कि भाई वहां यानी कि नौवा, दसवा, ये जो क्रमवाची 11वां, 12वां, 7वां, 8वां ये जो क्रमवाची है। फिर दूसरा शब्द हरा, इकहरा, इकहरा, दोहरा यानी कि तीहरा, फिर गुना। जो क्रमवाची यहाँ शब्द का निर्माण होता है दौगुना, तिगुना, दोगुना, तिगुना, चौगुना। इस प्रकार हम क्रमशः उसे लिख सकते हैं। उसकी विशेषता ही नहीं है। जो क्रमवाचक प्रत्यय जिन प्रत्ययों से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उसे क्रमवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ नौवा, दसवा, हरा, इकहरा, दोहरा, तीहरा, फिर गुना, दो गुना, तिगुना, चौगुना। इस प्रकार हम इसे कहते तो ये रीते અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું શબ્દ સંરચનાની અંદર ઉપસર્ગ અને તેના ખાસ કરીને ઉપસર્ગ વિશેની જાણકારી, પ્રત્યયના કુલ મળીને કૃત પ્રત્યય અને તદ્ધિત પ્રત્યયના એટલે કે કૃત પ્રત્યયના 5 ભેદ, તદ્ધિત પ્રત્યયના 9 ભેદ એમ મળીને કુલ 14 જેટલા પ્રત્યયના ભેદો એ આપણે સંપૂર્ણ જાણકારી, સંપૂર્ણ અભ્યાસ છે આપણે આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર કરીને આપણું પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલું છે શબ્દ સંરચના, શબ્દોનું નિર્માણ, નવા શબ્દોનું ઘડતર કઈ રીતે કરવું એના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે અહીંયા એ મેળવી લીધી છે। એટલે કે શબ્દ સંરચનાનો આપણો વ્યાકરણનો ટોપિક છે અહીંયા આપણે સંપૂર્ણ પૂર્ણ કરીએ છીએ। તેમજ તમારી આ વિડિયો લેક્ચર છે એ 9 માસિક પરીક્ષા અગાઉનો અંતિમ વિડિયો લેક્ચર હશે અને ત્યાર પછી ડાયરેક્ટ સીધી તમારી આગામી 6 તારીખથી એ 9 માસિક પરીક્ષા છે એ પૂર્ણ થઈ રહી છે, સોરી એ શરૂ થઈ રહી છે। એના માટે તમને જે અભ્યાસક્રમ મોકલવામાં આવ્યો છે મુજબ ચેપ્ટર નંબર 10, 15, 16 અને 19 એ આપણા પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણો રહેશે। તેમજ તમને ચલાવવામાં આવેલું જે પેપર સ્ટાઇલ મુજબનું જે વ્યાકરણ છે એમાંથી તમામ વ્યાકરણમાંથી તમને પરીક્ષાની અંદર એ પૂછી શકાય। તેમજ ખાસ એક બાબત કે ભાઈ લેખન વિભાગની અંદર પત્ર લેખન, નિબંધ લેખન ને કહાની લેખન જે આપણી જૂની પેપર સ્ટાઇલ મુજબ છે એ મુજબ તમને એ જે અગાઉ સ્ટડી મટીરિયલ મોકલવામાં આવેલું છે એમાંથી જ તમને નિબંધ, પત્ર અને કહાની જે પૂછવામાં આવશે, જેથી કરીને તમને અગાઉ ત્રિમાસિક પરીક્ષામાં અને 6 માસિક પરીક્ષામાં આપવામાં આવેલું જે લેખન વિભાગનું જે મટીરિયલ છે એને વ્યવસ્થિત રીતે એને વાંચી અને તમારે પરીક્ષા માટે એની તૈયારી કરવાની રહેશે, જેની ખાસ નોંધ લેશો। થેન્ક યુ।